बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 18 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना मौलाना फजल उर रहमान साहब के लिए दर्द सर बन चुका है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि मौलाना फजल उर रहमान साहब अपने सियासी तारीख़ के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि नाजरीन 25 जुलाई 2018 आम इंतखाबात के इनेकाद से लेके आज के दिन तक लम्हा मौजूद तक मौलाना फजल उर रहमान साहब अपोजिशन की सियासी जुमातों में इत्तेफाक कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आते हैं। नाजरीन, कल क्या हुआ? PDM का इजलास मुनअकिद हुआ। मौलाना फजल उर रहमान साहब ने अपने उसी कदीम पुराने रिवायती मौक़िफ़ का और मुतालबे का इआदा किया कि हम सब अपोजिशन की सियासी जुमातों का ये कंसेंसस है, इस बात पे इत्तेफाक है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई है। तो मेरी गुजारिश है मौलाना फजल उर रहमान साहब के बकौल कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन के जितने भी अराकीन कामयाब हुए हैं वो वहाँ पे हल्फ लेने का बाइकाट कर दें, यानी वो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में दाखिल होके वहाँ पे हल्फ उठाने से इनकार कर दें। तो इस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के अगले दिन ही मौलाना फजल उर रहमान साहब ने अपोजिशन की तमाम तर सियासी जुमातों से यही मुतालबा किया था और मौलाना फजल उर रहमान साहब की इस तजवीज़ को अपोजिशन की तमाम तर सियासी जुमातों ने इत्तेफाक राय के साथ जो है वो मुस्तरद कर दिया था। बल्कि ख़ुद मौलाना फजल उर रहमान साहब ने भी जो है ना अमलन उसको मुस्तरद कर दिया था और उनके बेटे असद महमूद ने इसी कौमी असम्बली से, इसी पार्लियामेंट से हल्फ उठाया था। खैर, कल मौलाना फजल उर रहमान साहब को जवाब मिल जाता है पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से कि हम अभी तक इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं कर पाए। गोया उन्होंने इनडायरेक्टली मौलाना फजल उर रहमान साहब को इनकार कर दिया है। नाजरीन, अब यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक सवाल है। ज़ाहिर है आप साहिब फ़हम लोग हैं और अकल और शऊर की बुनियाद पे जो हैं आप फैसला करते हैं। ज़ाहिर है आपके सामने कुछ मुशाहिदात मौजूद हैं, तो ठीक है, तो वो जो वाक़ियात आपकी आंखों के सामने रिपीट हो रहे हैं उस बुनियाद पे आप अपनी फ़हम, अपनी अकल और अपनी शऊरी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला कर सकते हैं। और यही एक फ़र्क होता है इंसानों में और हैवानों में। इंसानों को अल्लाह ताला ने अकल से नवाजा ही इसलिए है कि वो मुशाहिदात को देख के, वाक़ियात को देख के उसके बाद जो है वो अपनी शऊरी सलाहियतों को बरोए कार लाता है और किसी मंतकी नतीजे पे पहुँचने की कोशिश करता है। सवाल मेरा ये है कि जो सियासी जुमातें, अपोजिशन की सियासी जुमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग और ख़ुद मौलाना फजल उर रहमान साहब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में हासिल होने वाली 2-3 नशिस्तों की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो जुमातें जो हैं वो कौमी असम्बलियों से और सूबाई असम्बलियों से और सेनेट से रिज़ाइन करेंगी, इस्तीफ़ा देंगी? क्या अकल और शऊर जो है वो इस बात को तस्लीम करती है मंतकी बुनियादों पे? कतई तौर पे नहीं। बल्कि आपने देखा कि गुज़श्ता चंद दिनों से मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, आसमा शिराजी साहबा का मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा कहते हैं कि हम कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने में ज़रा भर भी तामुल नहीं बरतेंगे, यानी लम्हा भर भी तवक्कुफ़ नहीं करेंगे, लम्हा भर भी ताख़ीर नहीं करेंगे। तो आसमा शिराजी साहबा ने जो अपने फेस एक्सप्रेशन है उस पर संजीदगी तारी कर ली कि वाकई पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा संजीदा है और वाकई वो तो किसी भी लम्हे जो है कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कि बलावल भुट्टो ज़रदारी की आप हालत देख ले, वो दीदनी है गिलगित बल्तिस्तान में जाके वो किस किस्म की तकारीर कर रहे हैं, इस कदर जज्बाती हुए हैं कि बस उनके आंखों से सिर्फ आंसू टपकते टपकते रह गए कि वो 3 नशिस्तों पे राज़ी नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत बन जाए। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर आपने सूबाई और कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना है, ठीक है, तो फिर आपको गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पे इस कदर रंजीदा होने की क्या ज़रूरत है भाई? कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तो वो इसलिए रो रहे हैं कि हमें यहाँ पे हुकूमत नहीं मिल रही, और ये लोग कह रहे हैं कि 2008 से जो सिंध की हुकूमत में ये बरसर इक़्तिदार हैं उसकी भी कुर्बानी दे देंगे। बहरहाल मौलाना फजल उर रहमान साहब शदीद तरीन जो है इज़्तिराबी कैफियत से गुजर रहे हैं, और ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। कभी वो आसिफ जरदारी साहब को फ़ोन करते हैं, कभी वो नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करते हैं कि मरियम मेरी बात नहीं सुन रही, कभी वो कहते हैं कि जी बलावल भुट्टो जरदारी मेरी बात नहीं सुन रहे। अब मौलाना फजल उर रहमान साहब को ये इल्म हो जाना चाहिए 1980 से लेके आज तक वो अपनी पार्टी पे मौरूसी तौर पे काबिज हैं कि मरियम नवाज और बलावल भुट्टो जरदारी जो भी कहते हैं, जो भी फैसला सुनाते हैं, जो भी अपनी राय देते हैं, वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का ही फैसला होता है। तो मौलाना फजल उर रहमान साहब को समझ नहीं आ रही कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी कोई फ़ोन नहीं आ रहा कि यार मौलाना फजल उर रहमान साहब बस बहुत हो गया, 2 साल आपने बहुत ज़्यादा चक्कर लगा लिए, डीजल के बहुत ज़्यादा अखराजात आपने उठा लिए, कभी आप बिलावल हाउस भागते हैं, कभी आप फ्राइमेंट भागते हैं, कभी मरियम नवाज के पास जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ के पास जाते हैं, कभी नवाज शरीफ से फ़ोन पे राब्ते करते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी कोई कॉल नहीं आ रही कि कोई एक वजारत ही मिल जाए और इस झंझट से जान छूट जाए। तो मौलाना फजल उर रहमान साहब के लिए यकसुई पैदा करना, कंसेंसस डेवलप करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो चुका है, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। और नाज़रीन एक और ख़बर भी शेयर कर दूँ कि मौलाना फजल उर रहमान साहब ने एक बार फिर इन लोगों से इस्तिफ़सार किया है कि 13 दिसंबर को तो आखिरी जलसा है भाई, उसके बाद व्हाट टू डू नेक्स्ट, हुकूमत को घर भेजना कैसे है। आपसे भी मेरा सवाल है नाज़रीन, क्या इनकी कोई स्ट्रेटजी और हिकमत अमली आप लोगों के सामने आई है कि उसके बाद 13 दिसंबर को जब इनके जलसे ख़त्म हो जाएंगे, 13 दिसंबर को इनका आखिरी जलसा है लाहौर में, उसके बाद ये हुकूमत को कैसे भेजेंगे। और आज तक जो 3-4 जलसे इनके हुए हैं, क्वेटा में हुआ है, कराची में हुआ है और गुजरावाला में हुआ है, तो 3-4 जलसों से क्या हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ा है। अभी मुल्तान में जलसा होना है, पेशावर में जलसा होना है, उसके बाद लाहौर में जलसा होना है, तो उन जलसों से हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा। कंसेंसस ये भी जो है ना डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से कोई क्लियर कट जवाब मौलाना फजल उर रहमान को नहीं दिया जा रहा। मौलाना फजल उर रहमान साहब बार बार पूछ रहे हैं कि क्या कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े कब देंगे, तो वो गोल मोल जवाब दे देते हैं कि वो वक्त आने पे बता दिया जाएगा और उसके बाद जो है ना उसी वक्त स्ट्रेटजी डेवलप की जाएगी। तो ये नाज़रीन पूरी सूरत हाल थी। इसके अलावा मोहसिन दावड़ के साथ भी कल मौलाना फजल उर रहमान साहब की जो है PDM के इजलास में गर्मा गर्मी हुई है, और मौलाना फजल उर रहमान साहब ने फाटा इंजमाम के हवाले से फिर रिवायती मौक़िफ़ दोहराया कि जी ये मगरबी एजेंडा है। अब मौलाना फजल उर रहमान साहब से खुद पूछे कि ये जो फाटा इंजमाम है, जो फाटा के इलाके को मर्ज किया गया है KP में, तो उस हवाले से जो सिफारिशात मुरतब की थी वो नून लीग के दौरे हुकूमत में मुरतब की गई थी, और 2015 से उस पर काम शुरू था, और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें अब्दुल कादिर बलोच और सरताज अजीज़ और कुछ कबायली रहनुमा वगैरह शामिल थे। ठीक है, तो वो उन्होंने फाटा की तमाम एजेंसियों का विज़िट किया था, और उसके बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब की थी कि फाटा का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा। तो 2015 से मौलाना फजल उर रहमान साहब खामोश थे, इसलिए कि उस हुकूमत के दस्तरखान में उनके हाथ थे। आज मौलाना फजल उर रहमान साहब को वो मगरबी एजेंडा नज़र आ रहा है, इसलिए कि वहाँ पे आप स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, वो KP का जब हिस्सा बन गए, एक सूबे का जब हिस्सा बन गए, तो सूबे की तमाम तरमरात उनको हासिल होगी। और मौलाना फजल उर रहमान साहब अपना मजहबी जो बयानिया है, जो अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए वो वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहते हैं, तो कुछ असर रसूख उनका फाटा के इलाकों में बाकी है। तो मौलाना फजल उर रहमान साहब को ये खौफ है कि शायद इस तरह अगर वहाँ पे तालीम आम हो गई तो मेरी तो सियासत जो है वो पहले ही इमरान खान साहब के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जो है वो हालत नज़ा में है, तो वहाँ पे भी अगर तालीम आम हो गई तो उसके बाद मेरी सियासत का क्या बनेगा। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी नाज़रीन आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त होती रहेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।